सो गुड इवनिंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज समरी डिस्कस करूंगा आपसे ग्रेविटेशन की, स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स हु आर गोना टेक दिस एग्जाम दिस ईयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर समरी। सो वी हैव द चैप्टर समरी फॉर द चैप्टर ग्रेविटेशन। तो इसमें अगर हम टॉपिक्स की बात करें, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वही इसमें है। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएगा पहला टॉपिक। फिर इसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके वेरिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है ग्रेविटेशन पोटेंशियल से। फिर इसमें एक ये आ गया आपका सेटेलाइट मोशन, उसमें क्वेश्चंस हैं। और सैटेलाइट मोशन में कवर होता है आपके जो केपलर्स लॉ है उसी पे बेस्ड हैं सारे के सारे। सो अल्टीमेटली ये आपके चैप्टर के कंसेंसस है। सैटेलाइट मोशन में अगर बात करूं तो इसमें है कि एक मान लीजिए कोई सैटेलाइट या कोई प्लेनेट है, किसी दूसरे मान लीजिए सन के अराउंड कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, स्पीड कुछ भी है, रेडियस आर है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इसका जो स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड, वो आता है आपका √gm/r। फिर इसमें एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट है जो कि √2gm/r आता है। फिर इसमें एक और फंडा है कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड है वो 4πr/2/gm×r³ होता है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो -gm_me/r होगा। काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ होता है +gm_me/2r। टोटल एनर्जी यहाँ से -gm_me/2r होता है। सो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर इसे पूछेंगे कि अगर सैटेलाइट को R1 से R2 में शिफ्ट करना है तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन टोटल एनर्जी 2 माइनस टोटल एनर्जी 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये तो सैटेलाइट मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर दो मासेस हैं m1 m2, तो इस सिस्टम का जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वो होता है U इन्फिनिटी -gm1m2/r। अगर U इन्फिनिटी 0 है तो यहाँ से U का वैल्यू आपका -gm1m2/r आ जाता है। तो इस पे बेस बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसमें वेरियस कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर दो मासेस हैं m1 m2, पॉइंट मासेस के बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो gm1m2/r² होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। फिर वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो पहला तो अगर प्लेनेट है तो उसके लिए gm/r² होगा। फिर इसके वेरिएशंस आएंगे मास में एज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। फिर इसमें हाइट के साथ वेरिएशन, तो हाइट के साथ वेरिएशन होगा g'(1 + h/r²). फिर इसमें होता है डेप्थ के साथ वेरिएशन, तो ये आ जाएगा g(1 - d/r). फिर रोटेशन की वजह से, तो इस तरह से पूरे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। सो एट ऑल अगर हम समरी देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट मोशन वाला ही है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उस पर आती हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने इस पर क्वेश्चन डिस्कस किए थे PYQs के लास्ट। सो लास्ट 40 ईयर्स के जो क्वेश्चन थे उसमें लगभग मेरे ख्याल से 81 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एक परसेंटेज है, अब तक 5-6 बार सैटेलाइट मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके वेरियस केसेस तो उस तरह से है। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ। तो मान लीजिए एक स्टैंडर्ड सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि मान लीजिए कोई प्लेनेट दिया हुआ है, इसका मास m1 है और इस प्लेनेट के अराउंड एक दूसरा कोई इसका मून ले लीजिए, या कोई सैटेलाइट इसमें मूव कर रहा है रेडियस r में, स्पीड मान लीजिए इसका v है। तो इसमें आप फाइंड कर लीजिए पहली बात तो इसका स्पीड क्या होगा, दूसरा यहाँ से एस्केप स्पीड कितना होगा, तीसरा इंटरस्टेलर स्पीड क्या होगा, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। चौथा इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पांचवा पोटेंशियल एनर्जी, छठा टोटल एनर्जी। 7th क्वेश्चन आता है कि अगर इस सैटेलाइट को हमें R1 से R2 के ऑर्बिट में शिफ्ट करना है तो वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन कितना रिक्वायर्ड होगा।
उसके बाद इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है कि टी स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ आर किस तरह से डिपेंड करता है। फिर इसमें से केप्लर्स के लॉ देख लेते हैं। केप्लर्स फर्स्ट लॉ, फिर इसमें केप्लर्स सेकंड लॉ, फिर केप्लर्स थर्ड लॉ, फिर इसके बाद इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एनर्जीज का ग्राफ दिया हुआ है एक सैटेलाइट का। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आपको बताना है इसमें से काइनेटिक एनर्जी कौन सा है, पोटेंशियल कौन सा, टोटल एनर्जी कौन सा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। 12 क्वेश्चन का सेट अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि पूरा अपना सैटेलाइट वाला टॉपिक इसमें आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज इसमें स्पीड पूछा है, तो स्पीड ऑर्बिटल स्पीड होगा। तो इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो वहां से कैलकुलेशंस होगी, ऑर्बिटल स्पीड आपका आ जाएगा √gm1/r। इसमें ध्यान रखने वाली बात है दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट चाहे 2 किलो का हो चाहे 500 किलो का हो, उसमें ऑर्बिटल स्पीड सेम रहेगा। ये क्वेश्चन इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड अगर इसको इनफाइनाइट तक पहुंचाना है मेरे को, तो उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा एस्केप स्पीड, दिस इज √2gm/r। तो ये √2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल स्पीड का, 1.41 टाइम्स होता है। मतलब इसके स्पीड को अगर 41.4% बढ़ा देंगे सो इट विल एस्केप टू इन्फिनिटी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यूज में। जो मैंने पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे उसमें था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंटरस्टेलर स्पीड। तो इंटरस्टेलर स्पीड होता है वी एस्केप इनटू √n²-1। इसका कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगर आपने इस सैटेलाइट को n टाइम्स एस्केप स्पीड से फेंका, तो जब ये आउटर स्पेस में जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से ये आ जाएगा आपका वी एस्केप √n²-1। स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है, इसको इंटरस्टेलर स्पीड कहते हैं। अगला है इसका काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू gm, मास ऑफ प्लेनेट मान लीजिए कुछ ये m1 m2 है, डिवाइडेड बाई 2r, इसके इक्वल आता है। पोटेंशियल एनर्जी इसका आता है -gm1 m2/r। टोटल एनर्जी आता है इसका -gm1 m2/2r। तो आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। नेक्स्ट आएगा एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन आएगा टोटल एनर्जी इन स्टेट 2 माइनस टोटल एनर्जी इन स्टेट 1। और ये आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे -gm1 m2/2 ऑफ r2 एंड -gm1 m2/2 ऑफ r1। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा gm1 m2/2 1/r1 -1/r2। तो इतना वर्क डन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ से कहा जा सकता है। देन इज टी स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ आर। तो टी स्क्वायर आएगा 4π² इंटू r3, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज केप्लर्स फर्स्ट लॉ। आपको पता ही होगा कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये केप्लर्स का फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ था कि एरियन वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो जो एरिया स्वेप्ट करता है कोई भी सैटेलाइट मूव करते हुए, तो उसको आप फोकस से ज्वाइन कर दीजिए। तो एरिया जो स्वेप्ट करेगा दैट इज कांस्टेंट, जो L/2m के इक्वल आता है। थर्ड लॉ केप्लर्स का था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r3। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि T1/T2 इज इक्वल टू r1/r2 की पावर 3/2। इस पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस पॉसिबल क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि एनर्जी और r का आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें से पहचानना होता है कौन सा ग्राफ किसका है। सो पहली चीज है, इसमें जो पॉजिटिव है वो होगा काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1। और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस भी x है, माने ये वाला जो पॉइंट है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। सो टोटल एनर्जी 2 होगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ग्राफ 3 से रिप्रेजेंट होगा। सो दिस इज क्लू ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, यही आ जाएगा। सो 3 में आपका ये एनर्जीज का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। आइए आगे चलते हैं। ये तो इसमें सैटेलाइट वाले क्वेश्चन हो गए। एक इसमें क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए ग्रेविटेशन लॉ पे, मान लीजिए 2 पॉइंट मासेस दिए हुए हैं m1 और m2, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो आपसे पूछेगा बताइए किसी थर्ड पॉइंट को कहाँ पे रखें ताकि उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ना लगे। तो ये मान लीजिए d1 है, ये d2 है।
तो स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है कि D1 का जो वैल्यू है भाई, इधर से फोर्स मान लीजिए F1, इधर से फोर्स मान लीजिए F2, दोनों को इक्वल कर दीजिए, वहां से इक्वेशंस आएंगी। इसका मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। तो D1 होता है D/1 प्लस रूट M2/M1, और D2 आपका आएगा यहाँ से D/1 प्लस रूट M1/M2। और थर्ड चीज एक और है कि D1/D2 जो है रूट अंडर M2/M1 आएगा, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा, सॉरी, रूट अंडर M1/M2 आएगा, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसे डिस्टेंस भी ज्यादा होनी चाहिए, ये आप कह सकते हैं। तो 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यहाँ से, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ एक 4 kg का मास, एक 16 kg का मास, और बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए 10 मीटर। तो आपसे पूछा है कि बताइए 4 kg मास से कितने डिस्टेंस पे किसी चार्ज मास को रखें कि उस पर फोर्स ना लगे। तो आप मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो x को लिखा जा सकता है एज D/1 प्लस रूट 16/4, तो ये आ जाएगा 10/1 प्लस रूट 4, रूट 4 2 होता है, तो 10/1 प्लस 2, सॉल्व करेंगे ये आपका 10/3 मीटर आ जाएगा। यहीं से y कैलकुलेट करें तो y आ जाएगा आपका 10/1 प्लस अंडर रूट, ये आएगा 4/16, सॉल्व करेंगे 10/1 प्लस रूट 1/4, सॉल्व करेंगे 10/1 प्लस 1/2, सॉल्व करेंगे 10/3/2, ऊपर जाके 20/3, ये आपका एक्स वाई आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, कई बार इक्विलेटर ट्रायंगल एक दिया हुआ है, इस पे 3 मासेस रखे हुए हैं आपके, तो सेंट्रोइड पे एक मास रखा है, बताना होता है इस पे नेट फोर्स कितना। तो आप देखेंगे इस पे ये वाला इधर लगाएगा फोर्स, ये वाला इधर लगाएगा फोर्स, ये वाला इधर लगाएगा, 120 पे इंक्लाइंड है तो नेट फोर्स यहाँ से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कई बार दिया होता है कि ये 3 मासेस हैं, तो इस पे पूछेगा कि बताइए इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो ये वाला मास फोर्स इधर लगाएगा F, ये वाला इधर लगाएगा, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा F नेट वो आपका √3F आ जाएगा। F होता है आपका Gm²/L², तो इतना फोर्स इस पे लग जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। आगे कई बार इसमें ऐसा कहेंगे कि एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर पे आपने 4 मासेस रखे, मान लीजिए M, 2M, 3M, 4M, और ये इसका साइड कुछ A मान लीजिए। तो आपको बताना है कि इस वाले मास पे नेट फोर्स कितना होगा। तो इसमें ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, इसको मैं 2F मान लेता हूँ, ये वाला इधर लगाएगा, इसको 4F मान लेता हूँ, ये वाला कुछ इधर लगाएगा, इसको मैं 3F मान लेता हूँ। तो फोर्सेस के बीच का एंगल पता है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, वहां से आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन। कई बार ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, कई बार इसमें सिंपल क्वेश्चन आएगा कि ये मास सारे बराबर कर दीजिए। तो मास अगर सारे बराबर हैं तो ये फोर्स भी F होगा, ये फोर्स भी F होगा, और लेकिन ये फोर्स आ जाएगा यहाँ पे आपका F/2, क्योंकि डिस्टेंस √2 टाइम्स हो जाएगा। F और F का रिजल्टेंट है आपका √2F और ये F/2, तो जो नेट फोर्स है यहाँ पे वो आपका √2F प्लस F/2 आ जाएगा। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन आते हैं। कई बार इसमें बोलेंगे आपको कि 3-4 मासेस हैं, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स पे रखें और एक सर्कल में मूव कर रहे हैं तीनों, स्पीड मान लीजिए v। तो आपसे पूछेंगे कि इसका स्पीड बताइए, इसकी साइड मान लीजिए आपको L दिया हुआ। तो इसमें क्या फंडा है कि जो 2 मासेस फोर्स प्रोवाइड करेंगे m को नेट, वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। तो इसका रेडियस आप r मान लीजिए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो mv²/r है आपका, ये नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन में सोल्व किया था, वो √3g m²/L² आएगा। और यहाँ से r का वैल्यू अगर देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो r का वैल्यू आता है आपका L/√3, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा mv²/L/√3 इज इक्वल टू √3 Gm²/L²। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो v यहाँ से √Gm/L आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। कई बार इसमें क्या होता है, आपको एक स्क्वायर दिया होता है कि स्क्वायर के 4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं स्क्वायर पे,
वो सर्कल में घूम रहे हैं, सेम फंडा है यहाँ पे भी। सेंटर सी मान लीजिए इसका लेंथ ए है, तो ये सेंटर के अबाउट घूमेंगे, रेडियस आर मान लीजिए। तो यहाँ पे फोर्स एफ, यहाँ पे फोर्स एफ, यहाँ पे फोर्स होगा F/2, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा F/2 प्लस √2F, और वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv²/r। F हो जाएगा यहाँ पे Gm²/L², और R का वैल्यू आएगा आपका L/√2। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आप इस केस में भी स्पीड को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगला है नेक्स्ट, तो आइए ग्रेविटेशन पे बेस्ड कुछ वर्कशीट टाइप का डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, पहली बात तो एक बात। दूसरा, कई बार मान लीजिए क्वेश्चन दिया होता है आपको कि एक पॉइंट मास है m1, इसका पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरा पॉइंट मास है m2, इसका पोजीशन वेक्टर है r2, यहाँ से यहाँ को ज्वाइन कर दीजिए, पोजीशन वेक्टर r21, और ये जो उल्टा पोजीशन वेक्टर है 2 से 1 का, इसको r12 बना लीजिए। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये होता है -Gm1m2 बाई r21³ इंटू वेक्टर r21। माने अगर यहाँ 21 है तो यहाँ पे माइनस के साथ r21 आएगा, ये ट्रिक है। दूसरा, इसमें एक पॉइंट दिया जा सकता है कि अगर हम यूनिट वेक्टर कंपेयर करें तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा कि नीचे स्क्वायर आएगा r21² और ऊपर कैप आएगा r21 कैप, यहाँ से आ जाएगा। इसी केस में आता है कि अगर हम F12 कैलकुलेट करें तो F12 आ जाएगा -Gm1m2 बाई r12 का होल क्यूब, और ये आएगा आपका वेक्टर r12। माने यहाँ फोर्स है, ऊपर वेक्टर है तो नीचे क्यूब आएगा, और ऊपर अगर कैप है तो नीचे स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से अगर हम F12 कैप निकालें सो दैट विल बी -Gm1m2 बाई r12² इंटू r12 कैप, एक ये इसमें ऑप्शन आ जाएगा। इसी का एक पॉइंट बनता है कि F12 प्लस F21, ये दोनों का सम 0 होता है, इसी के लिए इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। और अगर एक्शन रिएक्शन पेयर हैं तो दे फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो एक ये इसमें केसेस बन गए। अच्छा, एक इसमें ना वेरिएशन है ग्रेविटेशन फील्ड का। तो पहली बात तो अगर एक होलो स्फीयर के लिए बात करें, होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल, तो इसमें मान लीजिए कोई r रेडियस का ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस आप r मान लीजिए। तो अगर डिस्टेंस r से कम है, इनसाइड है सरफेस के, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे 0 होगा। और अगर ये पॉइंट बाहर है, आउटसाइड है, तो उस केस में जो g का वैल्यू है वो Gm/r² होता है। सो ग्राफिकल वेरिएशन अगर देखें g का r के साथ, तो पहले 0 आएगा, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये कई बार क्वेश्चन ग्राफ में आए हुए हैं, आपने देखा होगा, PYQs में डिस्कस किए थे, तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। और इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए आप होलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर बना दीजिए। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, सेंटर C है, रेडियस r है, और ये सॉलिड स्फीयर है। तो इसमें अगर इंटरनल पॉइंट पे बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है Gm/r³ इंटू r। एक्सटर्नल पॉइंट पे बात करें तो ये वही Gm/r² होगा, मैग्नीट्यूड में खाली। वेरिएशन अगर देखें g का r के साथ, तो मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे कुछ वेरिएशन होगा। कुछ बुक्स में ऐसे भी दे रखा है कि उसमें अगर नीचे की डायरेक्शन को माइनस मान लें तो वैसे रेडियली इन्वर्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका सेंटर C है और रेडियस r दिया हुआ है, और आपको निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट। पहला मान लीजिए r0,
दूसरा मान लीजिए 0 0 r, तीसरा मान लीजिए आप r/√2 r/√2 और 0। ये पहली बात मान लीजिए होलोस्फीयर है, तो हमें पता है कि होलोस्फीयर की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स कि पॉइंट अंदर है स्फीयर के कि बाहर है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वे इसके अंदर है कि बाहर है। उसके लिए अगर हम सेंटर इसका ओरिजिन पे मान लेते हैं, तो सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इस केस में √2r आ जाएगा, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन r। तो ये वाला पॉइंट आउटसाइड है, तो अगर ये वाला पॉइंट आउटसाइड है तो इसके लिए जी आपका आ जाएगा gm/r²। तो ये आपका gm/r² को आप लिख सकते हैं 2r², तो इतना आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पॉइंट की बात करें, एग्जैक्टली सरफेस पे है, तो सरफेस पे है तो इसमें g का वैल्यू आप gm/r² कर सकते हैं। नेक्स्ट r/√2 r/√2, तो इसमें अगर हम डिस्टेंस देखेंगे आएगा √r²/2 प्लस r²/2, तो ये भी आपका r के इक्वल आएगा, ये भी सरफेस पे, तो यहाँ पे भी g का वैल्यू gm/r² आएगा। तो इस तरीके से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई ट्राइड टू गिव यू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो ग्रेविटेशन का मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, पूरा सारे टॉपिक्स देख लिए हमने एक बार ब्रीफ तरीके से। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चंस की है, बाकी क्वेश्चंस आपने जैसे मैंने बताया डिफरेंट केसेस बना के हमने उसको सोल्व किया। PYQs इससे पहले वीडियोस में थे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।